Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the chapter number 4 government budget and the economy. Last class में अपन ने chapter number 3 complete कर लिया था. So today I will discuss about the chapter number 4 government budget and the economy. तो फर्स्ट अपन जानते हैं कि बजट होता क्या है. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट बजट की. तो बजट होता क्या है तो अपन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अपन एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारा स्टूडेंट है एक सोनू. तो सोनू भी क्या करता है, प्लान करता है हर मंथ में कि अगर मुझे 1000 कहाँ से पैसे मिलेंगे, मम्मी से मिलेंगे, 2000 पापा से मिलेंगे एंड 1000 भैया से मिलेंगे. तो ये क्या हो गई. फिर वो क्या सोचता है कि इतने इतने तो मेरे इनकम सोर्सेज है, दिस इज द माई इनकम सोर्सेज, कि मेरे को यहाँ से पैसे मिल रहे हैं. फिर वो सोचता है कि मैं इनको खर्च कहाँ पे करूँगा, तो मेरे एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगी. तो फिर इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो सोचता है कि 1000 मेरे डेली के खर्चे हो जाते हैं एंड 2000 पेन पेंसिल कॉपी इन सब के हो जाते हैं. अगर 1000 मेरे पास रिमेनिंग रह जाती है तो मैं उनसे सूज लेके आऊँगा. तो ये क्या हो गई उसके 4000 के एक्सपेंडिचर. तो जो सोनू है वो भी क्या अपना बजट बनाता है, देखता है कि उसके इनकम सोर्सेज क्या क्या है एंड उसके एक्सपेंडिचर क्या क्या है. दिस इज कॉल्ड द बजट. तो इसी तरह गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है. ये अपन ने अपने एग्जाम्पल से समझा है. तो हर कोई अपना अपना बजट बनाता है. घर में आपकी मम्मी पापा सब बजट बनाते हैं कि हमें इस मंथ में हमारी इतनी सैलरी है, हमारी इतनी इनकम है, तो हमें इससे एक्सपेंडिचर खर्चे कहाँ पे करने हैं. तो दिस इज द बजट. तो ऐसे गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है. गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है कि उसके एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे एंड उसके जो रेवेन्यू सोर्सेज क्या क्या है एंड उसके एक्सपेंडिचर क्या है. तो बजट बनाता कौन कौन है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई. सेकेंड वन इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट में क्या आ जाता है? म्यूनसिपलिटीज वगैरह. तो यहाँ पे क्या आएगा? लोकल गवर्नमेंट. तो ये तीनों की तीनों क्या है? बजट बनाती है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. लेकिन अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? ओनली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है यूनियन बजट. तो ऑल्सो नोन एज यूनियन बजट. जो ये बजट होता है ये कब पास किया जाता है? 1 अप्रैल टू कब के लिए होता है ये? मतलब जो इसका पीरियड होता है वो कब कितना होता है? 1 ईयर के लिए. अब अपन घर में हर मंथ बनाते हैं लेकिन गवर्नमेंट कितने के लिए बनाती है? 1 ईयर के लिए. जो ईयर होता है ये कौन सा ईयर होता है? फाइनेंशियल ईयर, नोट की कैलेंडर ईयर. आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. इसको फाइनेंशियल ईयर को अपन और क्या बोल सकते हैं? फिस्कल ईयर. तो गवर्नमेंट बजट कब बनाती है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. वो विल प्रेजेंट, मतलब जो बजट होता है वो प्रेजेंट कौन करता है? वो विल प्रेजेंट. तो जो हमारा बजट होता है उसको प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर. जैसे करंटली हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण. तो जो बजट है उसको प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर. और वो किसकी, मतलब कि किसकी परमिशन से करते हैं? वो पार्लियामेंट्री की परमिशन से बजट को पेश करते हैं. तो अपन देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है बजट का. तो मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट. मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट. तो बजट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जो क्या बताता है? हमारे रेवेन्यू को बताता है एंड एक्सपेंडिचर को बताता है. तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो किसी
जो मतलब कि 1 ईयर के लिए बताते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट्स शोइंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए फिजिकल ईयर। जो हमारी 1 फाइनेंशियल ईयर होती है उसके लिए क्या करते हैं, बजट उसके रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को शोइंग करते हैं। तो दिस इज द बजट। और बजट ऑल्सो, बजट कंटेंट्स, बजट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को नहीं, कुछ पॉलिसी भी बनाता है, तो कुछ बजट रूल भी बनाता है। तो बजट कंटेंट्स पॉलिसीज रूल्स। जैसे जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जो किसान है उनके लिए भी बनाती है, तो फार्मर्स के लिए। तो बजट कंटेंट्स पॉलिसीज रूल स्कीम्स। जैसे इस बार एक नई स्कीम आई है फार्मर्स के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो फार्मर्स है उनके लिए भी नई नई स्कीम्स वगैरह लेके आती है। तो बजट कंटेंट्स पॉलिसी रूल्स स्कीम ऑल द एक्सपेंसेज, ये भी क्या होते हैं, गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंसेज होते हैं। तो ऑल द एक्सपेंसेज एंड इनकम, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी उसके एक्सपेंसेज होते हैं एंड इनकम होती है, जो क्या होती है, आर एस्टिमेटेड ईयर। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी ये सब बनाती है, तो ये क्या बनाती है, सब मतलब कि जो बजट पास मतलब बताती है कि इस ईयर में हमारे रेवेन्यू सोर्सेज ये हो सकते हैं, यहाँ से हमें इतनी इनकम मिलेगी, इतने एक्सपेंडिचर होंगे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक्चुअल हो, तो कई बार ये एक्चुअल भी नहीं होती है, सिर्फ अपन पहले से क्या इनको एस्टिमेट कर लेते हैं। सो ये क्या हो गई, बजट की डेफिनेशन हो गई कि बजट क्या होता है। बजट शोइंग करता है हमारे रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए फिजिकल ईयर। और बजट क्या करता है, कुछ पॉलिसी रूल्स एंड स्कीम्स भी बनाता है। फिर आता है कि हु विल प्रिपेयर, जो ये बजट है ये बनाता कौन है। तो बजट है ये कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट भी कौन कौन सी बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या आ जाता है, म्यूनसिपलिटीज वगैरह। बट अपन जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, अपन वी आर स्टडीइंग ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं दूसरे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन बजट। सेंट्रल, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। So central government budget is also known as union budget। अब मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है अपन उसको क्या बोलते हैं, यूनियन बजट। फिर आता है वो विल प्रेजेंट, मतलब जो बजट होता है उसको प्रेजेंट कौन करता है, अपन ये भी देखते हैं। तो जो हमारा बजट होता है उसको प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारा करंटली कौन है, निर्मला सीतारमण। तो आ गया हु विल प्रेजेंट, मतलब जो हमारा बजट है उसको प्रेजेंट कौन करता है। तो जो बजट होता है उसको कौन प्रेजेंट करता है, तो बजट प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट बजट। लेकिन जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है वो किसकी मतलब परमिशन से बजट को, मतलब कि किसकी परमिशन से बजट को प्रेजेंट करता है, तो वो करता है हमारी जो पार्लियामेंट्री है उसकी परमिशन से। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट, तो बजट विल बी अप्रूव्ड बाय, तो बजट विल बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट पीरियड, जो कौन सा होता है, फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये क्या हो गया, बजट belongs to one fiscal year, जिसकी डेट क्या होती है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो फिर अपन देखते हैं बजट में आता क्या क्या है। तो ये जो बजट है वो रिवील किया जाता है जो हमारी पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस है उनके बेस पे। तो पास्ट ईयर परफॉर्मेंस फॉर द अपकमिंग ईयर, जो पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बेस पे अपकमिंग ईयर के लिए प्रेजेंट किया जाता है, फॉर द अपकमिंग ईयर। तो आपने देख लिया बजट की डेफिनेशन क्या है, बजट प्रिपेयर कैसे होता है एंड बजट को प्रेजेंट कौन करता है। फिर अपन देखते हैं बजट में आता क्या क्या है। अपन ने पहले डिस्कस किया था कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो जो बजट होता है उसमें क्या क्या आता है, बजट क्या शोइंग करता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो लेकिन जो रेवेन्यू होता है जो हमारे उसको अपन क्या बोलेंगे, मतलब कि रिसीप्ट्स बोलेंगे, क्योंकि वो एक तो रेवेन्यू नेचर की होती है, सेकंड वन इज द कैपिटल नेचर की होती है। तो वी कॉल द रिसीप्ट्स। इसमें भी 2 टाइप है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। और जो हमारे रेवेन्यू रिसीप्ट्स है उसके भी 2 टाइप है। फर्स्ट वन इज द टैक्स रेवेन्यू एंड सेकेंड वन इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो बजट के क्या हुआ, फर्स्ट वन इज द रिसीप्ट, सेकेंड वन इज द एक्सपेंडिचर। और जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी 2 नेचर के होते हैं, रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू होते हैं वो क्या होते हैं, ना तो ये एसेट्स क्रिएट करते हैं ना ही लायबिलिटीज को क्रिएट करते हैं। और जो हमारे कैपिटल रिसिप्ट होते हैं वो क्या करते हैं, या तो ये लायबिलिटीज क्रिएट करेंगे या फिर हमारी जो एसेट्स है उनको रिडक्शन करेंगे। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, तो फर्स्ट वन क्या आएगा हमारा, रेवेन्यू रिसिप्ट। जो क्या है, ना तो ये किसी तरह की लायबिलिटीज को क्रिएट करते हैं ना ही हमारे एसेट्स को रिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स नेदर क्रिएट लायबिलिटीज और नॉन रिडक्शन इन एसेट्स। जो हमारी रेवेन्यू नेचर की जो रिसिप्ट्स होती है वो क्या करती है, ना तो किसी तरह की लायबिलिटीज क्रिएट करती है ना ही हमारे एसेट्स में रिडक्ट करती है। तो ये क्या हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, मतलब कि डेली वेयर के हमारे रिसिप्ट्स हैं। तो ये क्या होते हैं, नेचर में रिकरिंग। तो ये क्या होते हैं, और जो ये हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो कब बिलोंग्स करते हैं, नॉर्मल कोज ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर बिलोंग टू द नॉर्मल कोज ऑफ बिजनेस। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स नॉर्मल कोज ऑफ बिजनेस। जो हमारे नॉर्मल केसेस होते हैं उनमें क्या होती है, ये आर द नॉर्मल कोज ऑफ बिजनेस। इनमें क्या करती है, बिलोंग्स करती है। फिर अपन देखते हैं इसमें टैक्स रेवेन्यू एंड सेकंड वन इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू। दोनों होते क्या है, सोर्स ऑफ द रेवेन्यू।
रेवेन्यू रिसिप्ट के हमारे सोर्स क्या होते हैं वो देखेंगे अपन। सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, इसमें फर्स्ट वन क्या आता है हमारा, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉट, सेकेंड वन क्या आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में भी हमारे टू टाइप्स के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पहले अपन ये देखेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मतलब कि जो डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, जिसका बर्डन डायरेक्टली क्या होता है, जो टैक्स पे कर रहा है उस पे होता है। तो टैक्स पहले अपन देखेंगे टैक्स क्या होता है। टैक्स क्या होता है, जो मतलब कि हमसे कंपल्सरी लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन किया तो टैक्स देंगे, अगर हमारा मन नहीं किया तो अपन नहीं देंगे। हमारे लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि अगर इनसे ज़्यादा इनकम है तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये बिस्किट ले रहे हो तो इस पर इतना टैक्स है। तो टैक्स क्या होता है, हमारे लिए हमसे कंपल्सरी लिया जाता है। तो टैक्स क्या होता है, टैक्स इज ए कंपल्सरी। टैक्स क्या है, कंपल्सरी है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन किया तो देंगे, नहीं किया तो अपन नहीं देंगे। तो टैक्स क्या है, टैक्स इज ए कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, मतलब कि ये हमसे कंपल्सरी लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टैक्स हमसे कंपल्सरी लिया जाएगा अंडर एनी लॉ। मतलब कि गवर्नमेंट के इनके लिए कुछ भी लॉ होते हैं, लेकिन ये टैक्स क्या है, लिया जाएगा। तो ये क्या होता है, अमाउंट इज रिकॉर्डेड बाई, जो ये अमाउंट है ये किसके द्वारा की जाती है, अमाउंट इज रिकॉर्डेड बाई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है कि हमें कितना टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट इज रिकॉर्डेड, अमाउंट इज रिकॉर्डेड बाय गवर्नमेंट थ्रू टैक्स एंड ड्यूटीज, थ्रू टैक्स एंड ड्यूटीज इम्पोज बाई, इसको इम्पोज कौन करता है, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। तो इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, जिसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स होगा, इनडायरेक्ट में जैसे जीएसटी होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारा मन किया तो देंगे, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट से कंपल्सरी ये लिया जाएगा हमसे। तो टैक्स क्या होगा, ये गवर्नमेंट इज कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट के लॉ होते हैं। फिर अपन देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। अपन इन दोनों को बीच में डिफरेंस भी देख लेंगे क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड वन क्या आएगा हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे अपन लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। पहले देखते हैं इन दोनों का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो ये मतलब जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्टली किसके द्वारा किया जाता है, उसका जो बर्डन है वो किस पे, डायरेक्टली जो टैक्स दे रहा है उस पे होता है। और जो इसका इनडायरेक्ट का मतलब ये डायरेक्टली नहीं लिया जाता बट इनडायरेक्टली लिया जाता है। फिर अपन देखते हैं इनका इम्पैक्ट क्या होता है। तो सेकेंड वन इज द इम्पैक्ट। तो ये किस पे लिया जाता है, ऑन द सेम पर्सन। इसका मीनिंग भी यही हो गया कि ये सेम पर्सन से लिया जाता है। और ये क्या लिया जाता है, सेम पर्सन से नहीं लिया जाता है, ये क्या लिया जाता है, इनडायरेक्टली लिया जाता है। तो ये क्या होता है, जो इसको मतलब कि ये टैक्स किसी पे भी हो लेकिन इसको दे कौन रहा है, फाइनल कंज्यूमर। फिर देखते हैं अपन बर्डन शिफ्ट। इसका सेकंड पॉइंट है बर्डन शिफ्ट। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इसका किसी पे बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, और नॉट शिफ्ट बर्डन, क्योंकि इसको डायरेक्टली
जिस पे टैक्स लगा उसी को पे करना पड़ता है, तो नॉट शिफ्ट बर्डन। और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, बर्डन शिफ्ट, क्योंकि इसको जिस पे टैक्स लगा उसको वो नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली कोई और दे रहा है। इसका मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आप कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जैसे मैं मान लेती हूँ कि हमारी इनकम है 1 लाख, तो इसका डायरेक्टली टैक्स किसे पे करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा। लेकिन इसी तरह मैं एक बिस्किट लेने गई हूँ जिसकी प्राइस है 30, उस पर 10 रुपीज़ है GST के, तो जो ये टैक्स लगा ये किस पे लगा, जो सेलर है उस पे, लेकिन इसको पे कौन कर रहा है, इसको पे मैं कर रही हूँ। तो ये क्या होता है, इनडायरेक्टली इसके पे क्या हो जाता है, बर्डन शिफ्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इन द नेचर। तो ये क्या होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है। और ये क्या होता है, रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है वैसे वैसे हमें क्या टैक्सेस देने पड़ते, वैसे वैसे हमारे टैक्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। रिग्रेसिव में चाहे अगर बिस्किट मैं ले रही हूँ तो मुझे भी पे करने पड़ेंगे, अगर कोई अंबानी ले रहा है तो उसे भी उतने पे करने पड़ेंगे, या फिर कोई मतलब कि PM भी ले रहा है तो उसे भी उतने पे करने पड़ेंगे। तो ये रिग्रेसिव होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इनकम का क्राइटेरिया होता है, जितनी जितनी उसकी इनकम होगी वैसे वैसे ये टैक्स इंक्रीज होता जाएगा। इसका एक और पॉइंट है कि लगता किस पे है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये लगेगा किस पे, तो लिमिटेड सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। लिमिटेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और ये किस पे लगेगा, ऑल सेक्टर। तो मतलब कि ये अगर लिमिटेड से मतलब कि जिसका यहाँ पे गवर्नमेंट का एक इनकम का क्राइटेरिया, जैसे अभी अभी गवर्नमेंट ने क्या है कि जिनकी 12 लाख से इनकम ज़्यादा है उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, जिनकी जितनी इनकम होगी उस बेस पे यहाँ पे टैक्स दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, और सेक्टर के लिए अगर मेरी इनकम कितनी भी हो, अगर मेरी इनकम 0 है फिर भी मैं बिस्किट लेने जाऊँगी 30 का, उस पर 10 रुपीज़ GST का, तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये क्या किस पे लिया जाता है, ऑल सेक्टर के लिया जाता है। और ये क्या लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ द लिमिटेड सेक्टर के लिए। तो यू रीड ओनली ट्वाइस, एक बार दोबारा से पढ़ लेना इसको। तो फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट टैक्स रेवेन्यू, सेकंड आता है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो हमारी टैक्स को छोड़ के जितनी भी इनकम आएगी वो सब किस में इंक्लूड हो जाएगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो एनी अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, एनी अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर टैक्स के अलावा बाकी कोई भी इनकम कलेक्ट करती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो एनी अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट अदर देन टैक्सेज एंड ड्यूटीज। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स के अलावा जितने भी उसके रिसिप्ट्स आएंगे वो किस में आ जाएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के। तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें एग्जाम्पल के क्या 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 एग्जाम्पल इसमें आएगा। तो अपन देखते हैं, या तो अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने अगर लोन दे रखा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट लेगी, तो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट इनकम आ गई। सेकेंड वन इज द डिविडेंड, अगर गवर्नमेंट ने शेयर्स ले रखे हैं तो गवर्नमेंट का जो डिविडेंड आएगा वो इंक्लूड हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज द गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो हमें गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिलने लग जाते हैं। मतलब कि ऐसा हमारे साथ भी होता है ना कि कई बार हमें भी गिफ्ट्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा होता है कि कई बार उन्हें गिफ्ट्स मिल जाते हैं। फीस एंड फाइन्स, इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे किसी ने कोई सर्टिफिकेट बनवाया, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक फिक्स अमाउंट चार्ज कर डिसाइड कर रखी है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाओगे तो इतनी फीस होगी। अगर यही ऐसे ही किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो उसके लिए भी फीस होती है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए क्या होती है, हमारी जो फीस होती है वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट हो जाती है। एंड सेकेंड वन इज द फाइन्स। इसमें अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई बाइक लेके जा रहा है,
कोई बाइक पे, पर उसके पास क्या है, लाइसेंस नहीं है। या फिर अपन मान लेते हैं ओके लाइसेंस नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए फाइन डिसाइड करती है। अगर लाइसेंस नहीं है तो, या फिर अपन ने हेलमेट नहीं पहन रखा है तो अपन मान लेते हैं कि 200 रुपीज़, ये क्या होते हैं, चालान के हो गए 200। तो ये क्या हो गए, कई बार गवर्नमेंट के किससे रिसीव हो जाती है, फाइन से भी हो जाती है। तो फीस एंड फाइन्स। फिर अपन देखते हैं एक और है हमारे पास, ये क्या होता है, एस्टेट। मतलब कि कई बार क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी है किसी इंसान की, अपन मान लेते हैं ये सोनू की प्रॉपर्टी है, ये सोनू की इधर प्रॉपर्टी है, ये सोनू की लैंड है प्रॉपर्टी, ये सोनू की लैंड है। सोनू की क्या मान लेते हैं अपन, डेथ हो गई। तो फिर क्या होता है कि सोनू का मतलब कि कोई वारिस नहीं है कि वो उसको, मतलब कि इस प्रॉपर्टी पे लैंड, मतलब इस लैंड पे किसी का राइट हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, देखती है कि इसका वारिस कौन है, जिसको ये प्रॉपर्टी मिल जाए। लेकिन गवर्नमेंट के बहुत देखने के बाद में अगर कोई नहीं मिलता है इस प्रॉपर्टी का वारिस, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसे खुद रख लेती है। तो दिस इज द एस्टेट। मतलब कि गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की, ये भी गवर्नमेंट की क्या हो जाती है, रिसिप्ट्स हो जाती है। से एक आ जाता है स्पेशल असेसमेंट। इसका अपन एग्जांपल समझते हैं, स्पेशल असेसमेंट क्या होता है। स्पेशल असेसमेंट, ये कोई विलेज है जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसका नॉट डेवलप्ड, जिसमें क्या है, रोड्स भी नहीं है। तो ऐसा जिसमें ना रोड्स है, ना ही एजुकेशन के कुछ, मतलब कि स्कूल्स वगैरह, ना ही हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे ये विलेज है, जैसे यहाँ पे इन सबके ऐसे होम अपन मान लेते हैं, और फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इधर से हाईवे बना दिया। इस प्रॉपर्टी पे पहले यहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा था, क्योंकि इस गांव में डेवलपमेंट ही नहीं है। फिर क्या, गवर्नमेंट ने इधर हाईवे बना दिया, तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई गांव वालों की। प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो फिर गवर्नमेंट बोल सकती है कि हमारे कारण आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आप कुछ हमें स्पेशल अमाउंट दो। तो इसको अपन बोलेंगे स्पेशल असेसमेंट। एंड लाइसेंस फीस, ये अपन इधर लिख लेते हैं। एक एग्जांपल है इसका, लाइसेंस फीस। अगर अपन लाइसेंस बना देते हैं तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या, कुछ पैसे फीस के रूप में अपने से क्या कर रखे हैं, ये कुछ, मतलब कि पैसे इन्होंने फिक्स अमाउंट डिसाइड करा रखे हैं कि लाइसेंस बनाएंगे तो कम से कम आपके 1000 रुपीज़ लगेंगे। एग्जाम्पल लिया अपन ने। तो ये क्या हो गई, लाइसेंस फीस। एक और आता है हमारा फोर फीचर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं जब्त करना। तो इसमें क्या होता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं जब्त करना। इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई ट्रक लेके जा रहा है, बीच में मिल गई पुलिस, या फिर मान लेते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, पुलिस मिल गई इनको, और इस पुलिस ने क्या कर लिया, इस ट्रक को रुकवा लिया। क्योंकि उसको क्या था, उस पे मान लेते हैं उस ट्रक वाले पे डाउट था कि उसके पास कोई, मतलब कि इलीगल, मतलब कुछ भी इलीगल इसके पास है। तो फिर क्या होता है, वो पूछता है कि लाइसेंस वगैरह का है। तो फिर क्या होता है, जो ट्रक ड्राइवर, उसके पास लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं है, तो उसको शक हो जाता है, और वो क्या कर लेता है, उसको रख लेता है। और फिर देखने में पता चलता है कि उसमें कुछ रियल में इलीगल चीज़ थी, इलीगल थिंग्स थी। तो ऐसे में जो जो इसमें जो भी था वो किसका हो जाता है, गवर्नमेंट का हो जाता है। तो ये भी गवर्नमेंट की एक तरफ से क्या हो जाती है, रिसीव्ट्स हो जाती है। तो आई थिंक एवरीवन इज अ क्लियर, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ऐसे रिसिप्ट जो हमें टैक्स के अलावा जितनी भी हमारी रिसिप्ट्स होती है वो क्या हो जाती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर अपन सेकेंड वन देखते हैं कि अपन दोनों में डिफरेंस देखेंगे पहले, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। डिफरेंस बिटवीन द टैक्स रेवेन्यू
एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। पर्टिकुलर्स टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। पहले अपन देखते हैं इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली लिया जाता है। तो रिसीव्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, रिसीव्स ऑफ कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, रिसीव्स ऑफ कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट by the collected by the government in the form of taxes, duties, टैक्सेज एंड ड्यूटीज के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको कलेक्ट किया जाएगा। तो टैक्सेज एंड ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। तो क्या हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, या तो टैक्सेस के रूप में या इम्पोज के या ड्यूटीज के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। दिस इज द टैक्स रेवेन्यू। सेकंड आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो रिसीव्ड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इन एनी, रिसीव्ड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, रिसीव्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन अदर देन टैक्सेज एंड ड्यूटीज। मतलब कि टैक्सेज एंड ड्यूटीज के द्वारा को छोड़ के बाकी जितनी भी रिसिप्ट्स है वो किस में आ जाती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। सेकेंड वन अपन देखते हैं इनका नेचर कैसा है। तो जो हमारा ये इसका नेचर क्या होगा, ये कंपल्सरी होगा, मतलब कि ये देना ही पड़ेगा। और ये क्या होता है, नॉन मतलब नॉट कंपल्सरी। अगर कोई उस चीज़ की सर्विस ले रहा है तो उसे देना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज इज नॉट द कंपल्सरी। अगर सर्विस ले रहा है तो ये क्या हो गया, कंपल्सरी हो गया, बट ऐसे ये कंपल्सरी नहीं है। थर्ड देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस, बेनिफिट। इसका बेनिफिट क्या है, तो जो हमारे टैक्स रेवेन्यू है उसका बेनिफिट क्या है, ये मतलब कि ये डायरेक्टली बेनिफिट नहीं करता है, नो डायरेक्ट बेनिफिट। अपन ने टैक्स दिया तो ये क्या हमारे लिए कुछ बेनिफिट होगा, नहीं। लेकिन अगर ये बेनिफिट तो करता है, अगर कोई अपन से इनसे गुड्स एंड सर्विस ले रहे तो हमें इसके बदले में क्या मिल रहा है, सर्विस मिल रही है, इसलिए ये टैक्स लग रहा है। तो ये क्या होगा, अगर सर्विस लग रही है तो अपन कुछ पे कर रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारे लिए बेनिफिशियल, क्योंकि अपन इसके बदले में क्या कुछ सर्विस ले रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारे लिए बेनिफिट। फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो एग्जाम्पल तो अपने अभी अभी पढ़े, इसका एग्जाम्पल हो गया इनकम टैक्स, जीएसटी, एंड इसका एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड लाइसेंस एंड फीस। तो ये अपन अभी अभी सभी पढ़े, तो वो किसके एग्जाम्पल आएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू के। तो हमारा रिसिप्ट्स का वन पार्ट कंप्लीट हो गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट। सेकंड आता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। तो अपन देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था हमारा, जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करता है ना ही हमारे एसेट्स को रिडक्शन करता है। लेकिन यहाँ पे जो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ये या तो हमारे लिए लायबिलिटीज क्रिएट करेंगे या फिर हमारी एसेट्स को रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट और रिडक्शन ऑफ एसेट्स। तो जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन, लायबिलिटीज के, जैसे अपन ने लोन लिया है तो ये क्या हो गई हमारे लिए एसेट्स क्रिएट करेगी, या फिर अपन ने प्लांट एंड मशीनरी को सेल कर दिया है तो ये क्या हो गई हमारी एसेट्स को कम कर रही है। और जो ये होती है, ये कैसी नेचर कैसा इनका होता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर, मतलब कि ये डेली वेयर में नहीं होता है। तो कैसे होते हैं, नॉन रिकरिंग इन
नेचर, मतलब ये कभी कभी होते हैं, तो ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग इन नेचर, नो रूटीन ट्रांजेक्शन, मतलब कि डेली वेयर के नहीं है, ये जो एक्सपेंडिचर है ये हमारे क्या है, डेली वेयर के एक्सपेंडिचर नहीं है। फिर अपन देखते हैं इनके इसके मतलब कि सोर्सेज क्या है। तो सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीव्स, सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीव्स, फर्स्ट वन अपन ले लेते हैं बोरोइंग्स ऑफ फंड्स, मतलब कि अपन क्या जो पैसे हैं क्या उधार ले रहे हैं। बोरोइंग मतलब अपन की उधार ले रहे हैं, तो मतलब कि अपन उधार ले रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। एक तरह से हमें पैसे तो मिल जाते हैं, अपन बोरोइंग ले रहे तो हमें पैसे तो मिल जाते हैं, तो हमारे लिए वो क्या हो जाती है, रिसीव्स हो जाती है। लेकिन ये हमारे लिए क्या क्रिएट करता है, लायबिलिटी क्रिएट करता है, लायबिलिटी क्रिएट करता है। सेकेंड वन अपन देखते हैं असेट्स, मतलब कि अपन ने क्या कर दिया, कोई एसेट सेल कर दी, तो ये क्या हो गई हमारे लिए, मतलब कि हमारे एसेट्स में क्या हो जाता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन इन एसेट्स। थर्ड वन अपन देखते हैं सेल ऑफ शेयर्स, हमें पैसों की नीड हो गई, हमारे पास कुछ अपन मान लेते हैं 2 करोड़ के शेयर थे, अपन ने उनको क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो क्या हो गई, ये भी हमारे एक तरह से हमारी एसेट्स में क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, तो सेल ऑफ शेयर्स। फोर्थ अपन देखते हैं रिकवरी ऑफ लोन, हमें हमारा जो लोन है उसकी रिकवरी हो जाती है। एंड फिफ्थ वन इज द, अपन मान लेते हैं कि स्मॉल सेविंग्स, जो अपन ने सेविंग कर रखी है अपन को उन पे क्या मिल रहा है, जैसे किसी ने सेविंग कर रखी है बट उनके ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मतलब कि मुझे रिसिप्ट्स हुई है, किसी ने गवर्नमेंट को क्या अपनी सेविंग दी है, लेकिन किसी ने गवर्नमेंट को 20,000 अपनी सेविंग दी है, तो गवर्नमेंट का एक तरह से क्या हो गई, लाइबिलिटीज हो गई कि इसको ये क्या एक टाइम के बाद में वापस भी पे करने पड़ेंगे, तो दिस इज द लाइबिलिटीज। स्मॉल सेविंग क्या हो जाती है, लाइबिलिटीज। डिस इन्वेस्टमेंट, एक अपना कॉन्सेप्ट आ जाता है डिस इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट अपन उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, हमारी जो असेट्स है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड सेल ऑफ लैंड प्लांट एंड मशीनरी, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाती है, हमारी असेट्स है वो रिडक्स, तो वो भी कम हो जाती है, तो असेट्स इन रिडक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन इन असेट्स। तो कुछ एग्जाम सोर्सेज हमारे कैपिटल रिसीव्ड के, एक तो यहाँ पर अपन किसी से बोरोइंग ले लेते हैं या फिर अपने असेट्स को सेल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, या तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है या फिर हमारी असेट्स कम हो जाती है। सो हमारा रेवेन्यू पार्ट कंप्लीट हो गया है। रिसिप्ट पार्ट हमें अब देखना है इसके एक्सपेंडिचर क्या क्या है। तो पहले अपन देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। particulars revenue receipts and non capital receipts, revenue and capital receipts। पहले अपन देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। तो
जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट है ये ना तो लायबिलिटीज को क्रिएट करते हैं, तो नो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज, नो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी एंड नो रिडक्शन इन असेट्स। तो जो हमारे रेवेन्यू पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ना तो लायबिलिटीज को कम करते हैं, ना ही हमारे एसेट्स को डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट होती है या तो ये लायबिलिटीज को क्रिएट करती है, तो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये किसके लिए होता है, गवर्नमेंट के लिए, एंड रिडक्शन ऑफ असेट्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर देखते हैं इनका नेचर कैसा होता है। जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो नेचर के कैसे होते हैं, वो रिकरिंग होते हैं नेचर के, तो रिकरिंग इन नेचर। बट जो हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर, मतलब कि ये डेली वेयर में नहीं होते हैं, तो ये क्या होगा, नॉन रिकरिंग इन नेचर। जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिकरिंग होते हैं, और जो ये होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। फिर देखते हैं अपन फ्यूचर ऑब्लिगेशन। तो जो हमारे रेवेन्यू होते हैं उनका फ्यूचर के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द मनी इन फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या होता है, नो ऑब्लिगेशन। अपन ने जिनसे टैक्स ले लिया तो कोई हमें ऐसा तो है नहीं फिर उनको दोबारा वो अमाउंट देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे नो ऑब्लिगेशन रिटर्न टू मनी, बट यहाँ पे अपन ने किसी से बोरो कर रखी है तो हमारा ऑब्लिगेशन हो जाता है कि हमें जो मनी है उसको वापस देनी है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्लिगेशन इन सर्टेन केसेस। ऑब्लिगेशन इन रिटर्न ऑफ मनी इन सर्टेन केसेस, मतलब अपन ने लोन ले रखा है तो हमें क्या, हमारा क्या ऑब्लिगेशन हो जाता है कि उनको मनी रिटर्न कर ले। सो हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन है कि हमें मनी को रिटर्न करना होता है। और यहाँ पे कुछ हमारे सर्टन केसेज होते हैं जिनमें अपन को मनी को क्या रिटर्न करना होता है, जैसे अपन ने लोन ले रखा, लेकिन कई बार हमने हमारी एसेट्स को सेल किया, तो ऐसी कंडीशन में हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि अपन मनी को क्या करते हैं कि रिटर्न करें। तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, सर्टन केसेज होते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन नो रेवेन्यू रिसीप्ट्स के। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, और जो हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स है उसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे इसके एग्जाम्पल है लोन, सेल ऑफ असेट्स एंड सेल ऑफ शेयर्स। तो बस आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर पार्ट के बारे में। तो आज का हमारा रेवेन्यू पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, रिसिप्ट पार्ट की गवर्नमेंट के रिसिप्ट कहाँ कहाँ से आते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।